हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मदयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो जस्ट अभी वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है जी, क्योंकि सेशन बिंदास ही रहने वाला है, मस्त रहने वाला है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रीति मदयाल पॉकेट पढ़ाई आपका अपना चैनल है और हमें आपके अपने परिवार को फॉलो कर लें। पॉकेट पढ़ाई प्रीति मदयाल को फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और क्या दोस्तों, आप आने वाले नेट पे फोकस कर रहे हैं, जीआरएफ आपका टारगेट है, रैंक लाना आपका टारगेट है, या आप किसी भी स्टेट के सेट के लिए फोकस कर रही हैं, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है या कोई भी, और आप चाहते हैं कि इंडिया की सबसे बेस्ट तैयारी आप करें, वो भी सबसे सस्ते रेट पे, जहाँ पे हो सबसे अच्छा पर सबसे सस्ता। तो जस्ट अभी इस पॉकेट पढ़ाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे माइंड ब्लोइंग इंडिया का बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टेक्निक के साथ आपके सामने अवेलेबल है, बिल्कुल सस्ते रेट पे। और हाँ दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप में से किसी की कोई भी क्वारी हो, आप हमें वहाँ पे मैसेज करिए। मैं खुद और हमारी टीम आपको खुद बहुत अच्छे से गाइड करेगी, ठीक है। सारी प्रमोशन हो गई चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं, बहुत खूबसूरती के साथ हम अपनी रिस्टोरेशन एज को एक्सप्लोर कर रही हैं। और पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि रिस्टोरेशन जो एज है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या खासियतें हैं, एंड लिटरेरी फीचर्स हमने उस एज के लिए थे। और अब इस क्लास से बारी बारी से जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड इम्पॉर्टेंट वर्क हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उन्हें हम लेना शुरू करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने ये फोटो आपको दिख रहा है, ठीक है। इन राइटर को हम लेने जा रहे हैं। तो एनी गैसेस, ये कौन है? ध्यान से देखिए, इनकी आंखों को काफ़ी सुलझी हुई और लग रही हैं, शांत फेस लग रहा है, लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है नन अदर देन रिस्टोरेशन एज के फर्स्ट मेजर राइटर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है जॉन ड्राइडन, ठीक है। ये जो सुलझे हुए पर्सन लग रहे हैं, ये जो शांत फेस लग रहा है, ये एक बहुत ही मेहनती फेस है, बहुत ही अच्छा राइटर है, रिस्टोरेशन एज का मेजर राइटर है, जिन्हें हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। ड्राइडन नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ खास बातें जॉन ड्राइडन की पर्सोना एंड पर्सनैलिटी को लेकर मैं शेयर करूंगी, जैसे थोड़ा सा उनसे हम रूबरू हो पाए कि हाँ जी क्या है, कैसे है। फिर हम धीरे धीरे इनके सारे वर्क लेना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जॉन ड्राइडन का जो जन्म है ये 1631 में हुआ था, 1631 में, और 1700 में इनकी डेथ हो गई थी। तो 1631 ही इज बॉर्न एंड इन 1700 ही वॉज डाइड, है ना। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में कि कौन सा राइटर कब मरा था, पर हाँ ये जरूर आता है कि कौन सा राइटर किसके साथ था, किसके कॉन्टेम्पररी था, कौन राइटर पहले आया बाद में आया। तो ये प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाते हैं जब एटलीस्ट आपको पता हो कि इनके बॉर्न या डेथ ईयर क्या है, या किस एज को ये बिलोंग करते हैं। तो ये जो ईयर्स हैं ये अंडर एस्टिमेट करने का नहीं है ना। और खासकर जॉन ड्राइडन तो एक मेजर राइटर हैं, इनका तो पूछा जा सकता है आराम से, कंटेम्पररी में भी किसके समकक्ष थे, या क्रोनोलॉजिकली भी ये अरेंज करने को आ सकते हैं राइटर्स एज वाइज। तो जॉन ड्राइडन हम पहले राइटर पढ़ रहे हैं रिस्टोरेशन एज में। 1631 में इनका जन्म हुआ और 1700 में इनकी डेथ हो गई। इनके बारे में दोस्तों पहली खास बात क्या है, इनको हम इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर कहते हैं, ठीक है। फादर होता है जिसने बिगिन किया है, जिसने पैदा किया है। तो जो हमारा इंग्लिश क्रिटिसिज्म है ना, उनको पैदा करने का श्रेय ड्राइडन को जाता है। देखो, ड्राइडन से पहले सिर्फ वर्क आता था, ठीक है जी, पोइट्री है, ड्रामा है, सिर्फ वर्क आता था। कोई भी ऐसा नहीं था बताने वाला जो एग्जैक्ट हमें बताए कि अच्छा तुम वर्क तो लिख रहे हो, पर तुम्हारे वर्क में ये चीज़ अच्छी थी, इसको कंटिन्यू करो, या तुम्हारे वर्क में ना ये ठीक नहीं है, इसको तुमको इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। तो वो जो होता है वो क्रिटिसिज्म होता है। हम कई बार सोचते हैं कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा कहना, क्रिटिसिज्म कर रहा है बहुत, नहीं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जेन्युइन ओपिनियन देना, दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि क्रिटिसिज्म है क्या।
क्रिटिसिज्म से बुराई करना नहीं होता है, क्रिटिसिज्म अच्छाई और बुराई दोनों करना होता है। जो भी आप फील कर रही हैं किसी के बारे में वो जेन्युइनली बताना जो है क्रिटिसिज्म होता है। और ऐसा नहीं है कि ड्राइडन ही इसे लेकर आया, इससे पहले एरिस्टोटल, प्लेटो सबने थोड़ा थोड़ा बताया है कहीं ना कहीं, पर एक जो मेजर रोल प्ले किया था हमारे मॉडर्न टाइम में, वो उसका जो बीज है, उस क्रिटिसिज्म का जो बीज है वो ड्राइडन लेकर आए थे। ठीक है जी। सो ड्राइडन जो है इंग्लिश लिटरेचर क्रिटिसिज्म के फादर हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने हमें बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या अच्छा है उसको आगे लेकर जाओ, क्या बुरा है उसको रोक के इम्प्रूव कर दो। तो ये है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगेन आई वांट टू से, क्रिटिसिज्म से बुराई नहीं होता है, अच्छाई भी होता है, जेन्युइन ओपिनियन देना क्रिटिसिज्म है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ड्राइडन ने किया था, इससे पहले भी और राइटर ने किया था, पर मेजर तौर पे जिससे हम आज की डेट पे रिलेट कर सके, आज के लिटरेचर से हम लीड कर सके, डील कर सके, वो श्रेय इनको जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये रिस्टोरेशन एज की इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर है, ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं है ना। अब रिस्टोरेशन एज में सबसे पहला राइटर हम ये पढ़ रहे हैं और क्रिटिसिज्म के फादर हैं, बहुत सारे वर्क इन्होंने दिए हैं, मैं सारे बताऊंगी। तो ये रिस्टोरेशन एज के वन ऑफ अ प्रोमिनेंट फेमस ग्रेट महान लिटरेरी फिगर थे। दोस्तों आगे मैं बताना चाहती हूँ इनके काम की खास बात क्या थी। ये अपनी एज की गुड और इविल दोनों टेंडेंसीज को शो करते थे। मतलब ये ऐसा नहीं करते थे कि इनके वर्क में सिर्फ गुडी गुडी थिंग्स आपको मिलेंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा मिलेगा, ठीक है। या ऐसा भी नहीं था कि इनके वर्क में सारा बुरा बुरा ही था, टेंशन वाला ही था ना। जैसे कई फेमस होते हैं ट्रेजिडीज ही लिखते हैं, या कई फेमस होते हैं कॉमेडीज ही लिखते हैं, मैं कोई फन नहीं लिखेगा, कोई वही लिखेगा। इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने दोनों को लेकर किया है ना। जैसे क्रिटिसिज्म में दोनों चीजें होती हैं, अच्छी और बुरी, सिमिलरली इनके वर्क में भी आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। एंड दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी। यानी कि जो भी आपके मन पे प्रभाव पड़ रहा होगा, आपकी बॉडी उससे गो थ्रू करेगी, और वही जो आप फील करोगे ना, जो आपके दिल और दिमाग को टच होगा, वही आप एट द एंड लिखने वाले हो, है ना। वही एट द एंड आप लिखोगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना कहीं से थॉट आ जाएगा मुझे ये लिखना है, वो लिखने का थॉट आपके उस छाप से आता है। तो इनकी खास बात क्या थी, ये रिस्टोरेशन एज को बिलोंग करते थे, ठीक है। एंड रिस्टोरेशन एज में जो भी अच्छा हो रहा था, जो भी बुरा हो रहा था, ये उससे बहुत डीप लेवल पे जाके टच होते थे, बहुत डीप लेवल पे उसको महसूस करते थे, और उसको बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने वर्क में निकाला है। ठीक है जी। तो इनकी खास बात क्या है, इनके वर्क में दोस्तों इनकी जो एज है उसकी गुडनेस एंड बैडनेस, गुड एंड इविल, भगवान और शैतान, दोनों ही बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हुए आपको मिलेगा। और इसके लिए ड्राइडन के लिए तालियां तो बनती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे एक खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इनके बारे में एक सेंटेंस कहा गया है, वो बहुत खास है। देखिए मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ। He was the look by which the waters of English poetry were let down from the mountains of Shakespeare and Milton to the plains of Pope। वाह वाह वाह, बड़ी गहरी बात कही है। इसने क्या कहा दोस्तों, इसने कहा ड्राइटन एक ऐसा पर्सन था जिससे क्या हुआ, जो पानी इंग्लिश पोइट्री का था, जो शेक्सपियर के माउंटेन से चला था, वो पोप के प्लेन तक पहुंचा मिल्टन से होते हुए, ठीक है। मतलब जो एक पोइट्री हमारी शेक्सपियर से शुरू हुई थी, शेक्सपियर से आगे मिल्टन तक आई, मिल्टन से आगे पोप तक ये लेके गए, ठीक है। देखो जो शेक्सपियर हैं वो एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, उसके बाद एक एज में हमने मिल्टन पढ़े राइटर, उसके बाद अभी हम ड्राइडन पढ़ रहे हैं रिस्टोरेशन एज में, और आगे एक एज आएगी जब हम अलेक्जेंडर पोप राइटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेक्सपियर, फिर मिल्टन, फिर ये भाई साहब आए ड्राइडन, फिर आया पोप, ठीक है। तो इतना अच्छा कहा, जैसे एक पर्सन होता है ना जो आगे को वो विरासत लेकर जाता है, वो टेक्सचर, वो खूबसूरती लेकर जाता है, ठीक है। तो जो पोइट्री थी जो शेक्सपियर के माउंटेन से शुरू हुई, फिर मिल्टन तक गई, वो ड्राइडन में आई, और इसने आगे पोप के प्लेन्स तक दे दी। जैसे एक नदी होती है, पहाड़ों से चलती है, पहाड़ों को छेदते हुए आती है और प्लेन में चली जाती है। मैं हिमाचल से हूँ, हिमालय से नदियां आती हैं, पंजाब में जाती हैं, है ना। वैसे ही जो पोइट्री की नदी है, जो लिटरेचर की नदी है, जो शेक्सपियर से मिल्टन तक आई, मिल्टन से फिर ड्राइडन तक आई, और इसने पोप के प्लेन्स में दे दी, ठीक है। एक सीक्वेंस में आपको राइटर्स भी पता लगे, शेक्सपियर,
मिल्टन, ड्राइडन एंड पोप। ओके, तो ये एक काबिले तारीफ बात ड्राइडन के लिए कही गई है कि ये वो शख्स थे जिन्होंने विरासत को मेंटेन रखा, ये वो शख्स थे जिन्होंने विरासत को आगे लेकर गए। डन, ठीक है। तो अकेले अगर ये राइटर भी अरेंज करने को आ जाए ना क्रोनोलॉजिकली, तो पहले शेक्सपियर आया, फिर मिल्टन, फिर ड्राइडन, फिर पोप। ठीक है, तो ये हमने कुछ दोस्तों खास बातें की ड्राइडन की। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे एंड बारी बारी से इनके वर्क लेने शुरू करेंगे। काफी सारे वर्क हैं इनके एंड काफी पार्ट्स जॉन ड्राइडन एंड हिज वर्क करके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ये फोटो आपके सामने है, कैसा लग रहा है? क्रिएटिविटी, राइट। ये इंडिया का पहला ऐसा कंटेंट है दोस्तों, बाकी बाद में कोई कॉपी कर ले वो बात अलग है, पर बहुत टाइम लगेगा कॉपी करने को। यहाँ पे हर राइटर हर वर्क का फोटो आपको दिखाया जाता है ताकि आपको मजा आए एंड पढ़ाती तो मैं ऐसे ही हूँ कि दिल से आपको फील हो कि मैं आप लाइव ही देख रहे हो। तो दोस्तों ये जो वर्क है, ये वर्क है डेथ ऑफ क्रॉमवेल। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्सन लिटाया गया है ना, देख सकते हैं आप, है ना। तो एक डेड बॉडी टाइप है, जैसे पुराने टाइप में डेड बॉडी टाइप होती थी, उनको दफनाते थे। तो ये उनका वर्क है दोस्तों, डेथ ऑफ क्रॉमवेल। ठीक है जी, ये जो वर्क है ये 1660 में आया था और इसकी खास बात क्या है, ये हीरोइक स्टैंजा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो पहला वर्क हमने किया डेथ ऑफ क्रॉमवेल, यानी कि क्रॉमवेल कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, वो फोटो पे भी वो डेथ वाला सीन ही है। ठीक है, तो डेथ ऑफ क्रॉमवेल ड्राइडन का वर्क है, 1660 में आया है और ये हीरोइक स्टैंजा में लिखा गया है। ठीक है, तो स्टैंजा तो होते हैं पैराग्राफ। ओके, हीरोइक स्टैंजा क्या होते हैं? ऐसे पैराग्राफ जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। ओके, अब ये मीटर क्या है? जैसे मैंने कहा आयम्बिक पेंटामीटर। देखो जब कभी हम वर्ड्स की बात करते हैं, वर्ड्स यानी कि पोइट्री, पोइट्री यानी कि जो राइम करे, जिसमें रिदम हो, उसको पोइट्री कहते हैं ना। आज नहीं है खाना खाना, मैं बनाऊंगी यही बहाना, मम्मी मारे जो मजिताना, ना ना ना। ये जो मैंने ऑन द स्पॉट एक कलोल पोइट्री में हर बार चेपती हूँ, पर मेरे इसका टारगेट क्या है, इसमें जो एंड में ना 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 आया, वो जो राइम आई, राइट, उस वजह से वो पोएम बन गई। नॉर्मल पहले में रिदम नहीं होती है, पोइट्री के पहले में रिदम होती है। ठीक है, तो ये जो रिदम होती है ना दोस्तों, ये मीटर की वजह से आती है। जब हर लाइन में आप सेम मीटर यूज करते हो तो रिदम आती है। ठीक है, तो हीरोइक स्टैंजा बेसिकली वो पैराग्राफ है जिसमें जो मीटर आप यूज करते हो वो होता है आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है जी, पोइट्री में रिदम कहाँ से आती है? मीटर की वजह से, एक जैसा मीटर यूज करने से। और हीरोइक स्टैंजा कैसा पहरा है पोइट्री का? जिसमें आपने आयम्बिक पेंटामीटर को यूज किया। तो मीटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, पेंटामीटर, हेक्सामीटर। तो हीरोइक वाले पहरे में आप जो है आयम्बिक पेंटामीटर यूज करते हो। एक बार मैं पूरा पढ़ा देती हूँ सारा जो मैंने भी पढ़ाना है, फिर मैं आपको बता दूंगी गूगल से क्या सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने ये है, ये भी एक वर्क का ही बेसिकली फोटो लगाया है। और दोस्तों ये वर्क है हमारे सामने एस्ट्रिया रिडक्स, ये 1660 में आया है। ठीक है, तो एस्ट्रिया रिडक्स ये हमारे सामने वर्क है। एस्ट्रिया रिडक्स की खास बात क्या थी दोस्तों, जो चार्ल्स टू है ना, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन, एज का नेम रिस्टोरेशन पड़ा है, मैंने कहा था इसने रिस्टोर किया था एज को। तो चार्ल्स टू जब पावर में आया तो ड्राइडन ने उसको फेवर करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए ये वर्क लिखा था एस्ट्रिया रिडक्स, जो 1660 में आया था। और इसमें ना चार्ल्स टू को बेसिकली ओल्ड गोट कहा गया है, पुरानी बकरी। ठीक है, मतलब ये एस्ट्रिया रिडक्स काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, एलिगरी काइंड ऑफ वर्क है, या ऐसा वर्क है कि कुछ शब्द कह के किसी और को संबोधित किया गया है। ठीक है, सो एस्ट्रिया रिडक्स वर्क है, 1660 में आया था। 1660 मतलब जब चार्ल्स टू हमारा राजा बना था, तो उसको वेलकम करने के लिए ड्राइडन ने वर्क लिखा ताकि उसकी प्रेज हो जाए, थोड़ा फेवर मिल जाए। आप किसी के लिए कुछ करते हो तो ऑब्वियसली वो खुश तो होता है, कुछ फेवर तो देता है। तो बेसिकली चार्ल्स टू को वेलकम करने के लिए ड्राइडन ने वर्क लिखा था, उसको फेवर मिले। और यहाँ पे चार्ल्स टू को उसने ओल्ड गोट कहकर प्रेफर किया है ना। जैसे पुराना घोड़ा, पुरानी बकरी को कहते हैं ना कि जो पुराने होते हैं उनको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ओल्ड गोट का मतलब ये मत सोचना कि बूढ़ी बकरी कह के उसकी बुराई कर रहे हैं, नहीं, बल्कि उसको ऐसे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कितनी महारत है उसको, कितना नॉलेज है उसको, कितना एक्सपीरियंस है उसको। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी हमने ड्राइडन और उसके दो वर्क किए।
तो ड्राइडन को मैं ऐसे तो जब मेरा राइटर या उसके वर्क पूरे हो जाते हैं तब मैं आपको कहती हूँ गूगल से देख लेना, और आज मैं पहले ही कह देती हूँ जॉन ड्राइडन को आपने गूगल से देख लेना है। और यहाँ पे 4 राइटर आए हमारे, शेक्सपियर, मिल्टन है आप ऑलरेडी देख चुके होंगे गूगल से, ड्राइडन आप अभी देख लोगे, पोप आगे आएगा तो उसको भी गूगल से देख लेना है, आगे ये आना ही है। उसके बाद दोस्तों ये जो डेप्थ ऑफ क्रॉमवेल वर्क है इसको भी गूगल कर लेना। ये ड्राइडन का वर्क है, 1660 में आया, हीरोइक स्टैंजा इसमें है, वो तो आपको पता लग ही गया। हीरोइक स्टैंजा क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी जब आप इसको गूगल करोगे इतनी सारी लाइनें खुलेंगी, और बिल्कुल टॉप की जो लाइनें हैं जब आप अच्छे से कर लोगे तो आपका हींग लगेगा ना फटकरी, नेट लेवल की तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद एस्ट्रिया रिडक्स जो उन्होंने चार्ल्स टू को खुश करने के लिए उनके आगमन पे लिखा था, इसको भी गूगल कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ राइटर्स एंड कुछ वर्क मिले आपको गूगल करने के लिए, सिर्फ ड्राइडन ही है, बाकी राइटर तो ऑलरेडी हो गए हैं। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन? आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया है, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, और आपका अपना पॉकेट पढ़ाई जो ऐप है उसे डाउनलोड कर चुके हो। पता है दोस्तों, पॉकेट पढ़ाई ना एक क्रांति है पूरे इंडिया में, जहाँ पे हम सबसे बेस्ट कंटेंट और सबसे सस्ता कंटेंट दे रहे हैं। तो जितना आप इसको प्यार दोगे, जितनी आप ब्लेसिंग दोगे, उतने का ये फलेगा फूलेगा। और आपको एक खास बात बताऊं, पॉकेट पढ़ाई जुड़ा हुआ है मयान एनजीओ से, जो एनिमल्स और प्लांट्स वेलफेयर के लिए काम करता है। तो पॉकेट पढ़ाई तो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, कि हम इंसान के लिए काम कर सकें, उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और फर्दर ये जुड़ा हुआ है मयान एनजीओ से, जो काम करता है ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के लिए, इंसानियत के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो आपका पढ़ना सिर्फ आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्प कर रहा है। जुड़ना अच्छा है पॉकेट पढ़ाई से, जुड़िए दिल से दिल तक। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, टेक केयर।